वेलकम बैक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम बात करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ नाना फडणवीस के बारे में। बहुत ही माइंडेड इंसान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी ये सेल्फिश थे, लेकिन फिर भी इनका दिमाग जो था वो काफ़ी एक्टिव था। तो वैसे नाना फडणवीस की कोई तस्वीर फ़ोटो तो मिलती नहीं है, लेकिन उस समय के फेमस चित्रकार रहे जॉन थॉमस सैटन के द्वारा उनका चित्र बनाया गया है। बाकी का तो कुछ भी छाप दो किताबों में, लोग समझ ही जाते हैं। ठीक है। और एक मैं तुमको इमेज दिखाना चाहूँगा जो कि हमने अभी महादजी सिंधिया के बारे में पढ़ा था। तो ये महादजी सिंधिया बैठे हुए थे, ये भी चित्र ही है। ठीक है। और यहाँ पे दो अंग्रेज बैठे हुए हैं, बाकी के लोग पीछे ये ढोलक तबीला बजाने वाले लोग हैं। कोई पैपनी बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है। और यहाँ सामने जो है एक लड़की जो है वो नाच रही है, बाकी की जो गीत गा रही हैं। ठीक है। और बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं किसका, अंग्रेज़ों का। तो ये एक दिखा रहा है कि अंग्रेज़ों को हम कितना रेस्पेक्ट देते थे अपनी दरबार में, उनके लिए आयोजन करते थे, क्या क्या करते थे, बेस्ट डांसर बुलाते थे। और जो भी हम करते थे वो जो सब कुछ जो है वो अंग्रेज़ों के लिए किया जाता था। ठीक है। ये एक प्रकार का अलग सेवा भाव है। वैसे भारतीय इतिहास में कहा जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही भव हो गया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नाना फडणवीस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, एक नए व्यक्तित्व को जानते हैं। इसके बाद बहुत करीब पहुंच जाओगे आप नाना फडणवीस के। तो नाना फडणवीस, इनका जो जन्म है वो होता है 12 फरवरी 1742 को। ठीक है। 1742 में। इनकी जो मृत्यु है वो होती है 13 मार्च 1800 ईस्वी में। ठीक है। इनका जो जन्म होता है वो सतारा में होता है। सतारा वही राज्य है जिसको अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत हड़पा था। पुणे में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था, बालाजी जनार्दन, क्योंकि इनके पिताजी का नाम था जनार्दन। ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा परिचय हो गया। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, माता पिता। चलिए थोड़ा जूम करते हैं इनको। चलिए अब देखिए, मैंने इनके बारे में बता दिया कि शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दुर्लभ थे, शरीर इतना एक्टिव था नहीं, सैन्य अभियानों में नेतृत्व कर नहीं सकते थे। इसीलिए इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे होती है कि 1773 में नारायण राव की जब हत्या हो जाती है, किसकी, नारायण राव की जब हत्या हो जाती है, तो उस समय ये विरोध करते हैं। अब विरोध कैसे करते हैं, क्योंकि इनको लेखा जोखा प्रभारी बनाया गया था। ठीक है। यानी कि पैसे के लेन देन के प्रभारी हुआ करते थे। लेख जो कौन आ रहा है, कितना माल जा रहा है, ये सारा काम देखते थे। लेकिन जब राघोबा के द्वारा हत्या कर दी जाती है नारायण राव की, तो ये उसका विरोध करते हैं। तो इनको क्या है, भावनात्मक सपोर्ट मिलता है कि देखो एक जो लेखा जोखा रखने वाला आदमी है वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो सबको उठानी चाहिए। तो ऐसे करके ये क्या करते हैं, नाना माधव राव को गद्दी पर बिठा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये स्वयं क्या बन जाते हैं, स्वयं उसके बन जाते हैं सीएम, मुख्यमंत्री, यानी कि संरक्षक बन जाते हैं। ठीक है। और ये लास्ट तक मराठा साम्राज्य में रहते हैं 1800 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये सत्ता के केंद्र में रहते हैं। चलो अब देखो उनकी राज्य संचालन नीति क्या थी। ठीक है। राज्य संचालन नीति क्या रही, देखो 1794 में माजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात ये निर्विरोध मराठा राज्य के क्या रहे, संचालक रहे। ज़्यादा समय नहीं रहे, 6 साल ही रहे थे, लेकिन निर्विरोध रहे 6 साल तक तो। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने बहुत कुछ किया। 1795 में मराठा संघ की सम्मिलित सेनाओं का संचालन इनके द्वारा किया गया, क्योंकि और कोई रहा नहीं था। इसके अलावा इनके द्वारा खड़दा के युद्ध में निजाम को क्या किया जाता है, पराजित किया जाता है। ये सेना इन्हीं के नेतृत्व में क्या कर रही थी, इन्हीं के नेतृत्व में सेना का संचालन जो है वो हो रहा था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनुशासन रखते थे, इसीलिए इनसे परेशान होकर 1796 में माधव राव ने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी। अपने महल से कूद के आत्महत्या कर ली थी। माधव राव ने कहा था, नाना साहब, ठीक है, कि ऐसा करो, तुम ही इस पेशवा की गद्दी को संभालो, मैं जा रहा हूँ मरने। ना तुम मुझे सुबह जगने देते हो अपनी मर्जी से, ना शाम को सोने देते हो, नामात्र का पेशवा बना के बैठा रखा है मेरे को तुम लोगों ने। तो इससे अच्छा तो मेरा क्या है, मर जाना बेहतर है। और माधव राव मर जाते हैं। ठीक है। मुझे लगता था कि इनको पेशवा का पद छोड़ देना चाहिए था, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तो मर ही गए थे। इसके बाद बाजीराव सेकंड जो पेशवा बना था, ये राघोबा का बेटा था। तो इसने क्या किया, इसके समय मराठा संघ क्या होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि बाप के लक्षण तो बेटे में आते ही हैं, कुछ ना कुछ तो आते ही हैं, तो उस समय क्या होता है, शासन व्यवस्था नाना के हाथ में रहती है। चाहे पेशवा विरोधी क्यों ना बन गया हो, लेकिन फिर भी नाना साहब ने अपने हाथ में सत्ता रखी। और 13 मार्च 1800 को ये क्या हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। वो पहले बता चुके हैं हम।
चलो इनकी अब पढ़ते हैं कि इनकी जो नीतियाँ हैं ना वो कैसी रहीं, विदेशों के प्रति कैसी थी, अंग्रेजों के प्रति कैसी थी, फ्रांसीसी के प्रति कैसी थी, मैसूर के प्रति कैसी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजों की। ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं, सब पहले ही क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी थ्योरिकल पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों की सत्ता के समय इनका क्या होता है, शुरू में ये उनके क्या थे, विरोधी थे। ठीक है, शुरू में क्या थे, ये उनके विरोधी थे, लेकिन जैसे जैसे सिंधिया का प्रभाव जब बढ़ने लगा, क्योंकि सिंधिया वास्तव में एक अच्छा योद्धा भी था, सैन्य संचालन भी करता था और साहसी भी था, तो अब मराठों में दो भाग जो थे वो हो गए थे। तो नाना ने देखा कि भाई ये तो हो गई बहुत बड़ी गड़बड़, तो लास्ट में क्या करता है, लास्ट में ये अंग्रेजों से क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। सालभाई की संधि हुई थी ना, उसके बाद ये अंग्रेजों का क्या बन जाता है, सहयोगी बन जाता है, और अंग्रेजों से ये कहा था कि मेरी सत्ता बची रहे, चाहे गायकवाड़ मर जाए, चाहे होलकर मर जाए, चाहे सिंधिया मर जाए, लेकिन मैं बचा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे इनकी थोड़ी सेल्फिश थे, तो इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के प्रति अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अंग्रेजों से क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए ये मराठा संघ है, तो मैं तुमको दिखाता हूँ मराठा संघ, ये आपको दिख रहा होगा। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मराठा संघ आपको दिख रहा है, इसमें मराठा संघ जो बना हुआ था ना, इसे कई वर्गों से मिलकर बना था, जिसमें होलकर थे, सिंधिया थे, गायकवाड़ थे और भोसले थे, और बीच में होता था पेशवा। ठीक है, बीच में कौन होता था, पेशवा होता था, जो उनका संचालन करता था। लेकिन आपसी हितों को लेकर जब होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसलों की आपस में लड़ाई होने लग गई, तो ये मराठा संघ क्या हो गया, टूट गया, सीधी बात। तो ये क्या होता है, ये ठीकरा किसके ऊपर फूटता है, नाना साहब के ऊपर फूटता है, क्योंकि इन्हीं के समय इसका क्या हुआ था, ये जो मराठा संघ है ये टूटा था, इसका विभाजन हुआ था, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ने लग गए थे, इसलिए इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। चलिए अब देखो मैसूर के प्रति क्या नीति रही। मैसूर के प्रति की नीति बात करें तो, लेकिन जब तक हैदर अली था, जब तक हैदर अली सत्ता में था, तब तक तो नाना साहब ने कहा था कि मैं संधि पे साइन नहीं करूंगा, मेरा मित्र है हैदर अली, और इन्होंने संधि पर साइन नहीं किए थे जब तक उसने कर्नाटक को विजित नहीं कर लिया था। लेकिन जैसे ही हैदर अली की मृत्यु होती है, तो टीपू सुल्तान यानी कि उन्हीं के बेटे थे, उनके विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की थी। क्यों मदद की थी, क्योंकि सिंधिया सपोर्ट कर रहे थे टीपू सुल्तान को। अब नाना का तो वही वो बिल्कुल सेम ये रूल था कि तू इसको सपोर्ट करेगा तो मैं अंग्रेजों को सपोर्ट करूंगा। जब वो सिंधिया अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा था, तब नाना जो है वो हैदर को सपोर्ट कर रहा था। तो यानी कि आपसी कलह जो है ये उसको ज़्यादा ध्यान में रखते थे। ठीक है, इससे क्या नुकसान हुआ, जब टीपू के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की हेल्प की, तो टीपू परास्त हो गया, उसका साम्राज्य का पतन हो गया। इससे क्या हुआ, दक्षिण का संतुलन जो है वो बिगड़ गया। आप लोग को सब कैसे बिगड़ गया दक्षिण का संतुलन, देखिए यहाँ पे पहले मराठा थे, यहाँ पर टीपू सुल्तान था, तो अंग्रेजों को दोनों से खतरा था। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ मिलके और निजाम के साथ मिलके इसको मरवा दिया। ठीक है, इसको मरवा दिया, तो अब कौन बचा अकेला, मराठे तो बचे ना। तो बिल्कुल ये गलत नीति थी। अगर टीपू दक्षिण में रहता तो दो शक्तियाँ रहती, और इससे क्या बना रहता, संतुलन बना रहता, डर रहता कि दोनों कहीं मिल ना जाएं। तो इसीलिए क्या है, जो दक्षिण में से क्या हुआ, संतुलन बिगड़ गया। और जो है वो नाना एक क्षेत्र की राजनीति किया करता था। ठीक है, ये केवल इतना ही सोचता था, यहाँ तक ये दक्षिण के बारे में सोचता था। ठीक है, उससे ये ज़्यादा नहीं सोचता था, इसीलिए इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो छोटी थी। बाकी का सिंधिया जो था वो पूरे क्षेत्र के बारे में सोचता था, टीपू सुल्तान पूरे भारत के बारे में सोचता था कि पूरे भारत से अंग्रेजों को निकालना है। लेकिन नाना की जो नीति है वो थोड़ी डिफरेंट थी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या होता है कि नाना ने क्या हुआ, मराठा राजनीति में किसी को आगे नहीं निकलने दिया। इसने मराठा साम्राज्य संघर्ष का केंद्र बन गया, जिसका फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। दूसरी बात क्या आती है, श्री हर्डीकर की एक बात बोलते हैं कि नाना मराठा साम्राज्य में एक बट वृक्ष था, जिसने मराठा के लोगों को शांति सुरक्षा तो प्रदान की, लेकिन किसी अन्य वृक्ष को अपने पास उगने नहीं दिया। यानी कि नाना ने मराठा साम्राज्य को बना के तो रखा, लेकिन इसने और किसी सरदार को और किसी आदमी को फलने फूलने नहीं दिया, उसकी जड़ें काटते रहिए। तो ये इनके बारे में कहा गया है। ठीक है, बाकी इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि एक सीमित जो कार्यकाल है वो इनका रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने मराठा साम्राज्य को केंद्रित रखा। लेकिन इनकी कुछ नीतियां सही थी
और कुछ नीतियाँ इनकी गलत थी, जैसे टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता देना, ये इनकी गलत विदेश नीति थी। तो थोड़ी सी जर्नी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे नाना साहब के बारे में। और 1800 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जीवन पर्यंत ये एक प्रकार से सत्ता के केंद्र में रहे, विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए इन्होंने काम किया था। लेकिन इनके समय संघर्ष जो है वो कम नहीं हुआ, आपसी संघर्ष बना रहा, आपसी संघर्ष का गढ़ बना रहा। और इनकी एक सबसे बड़ी जो कमजोरी थी, ये थोड़े सेल्फिश थे, अपने बारे में सोचते थे, किसी और को ये आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, बस ये था, बाकी कुछ था नहीं। तो अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जर्नी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो आपका नाना फडणवीस की बायोग्राफी जो मैंने बताई है, इसको अच्छे से याद करना है, बहुत काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।